सर आप जैसे अपना यूट्यूब में स्टार्ट करते हो वैसे स्टार्ट कीजिए ना। यूट्यूब में स्टार्ट कर दो, वैसे स्टार्ट कर मतलब? मतलब कुछ आइकॉनिक डायलॉग होगा ना आपका कुछ इनिशियल स्टार्टिंग में। अरे नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हम सीरियस टाइप के बोर्डिंग पर्सन हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। और हमें कोई ज्ञान वान देना नहीं आता ज़्यादा। तो ठीक है ना। वो प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं, हम तो टीचर यूट्यूबर है ना, तो वैसा है। तो नहीं सर, आप भी अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, इसीलिए मतलब हमारा काम टीचिंग है, बाकी लोग होता है भाई अपना पढ़ाता, सबका अपना है वो है ना। तो ये हमारा सेकेंडरी है यूट्यूब, मेन प्राइमरी टीचिंग है उसके बाद। ठीक है, तो इसमें जो हमने लास्ट टाइम में क्या क्या डिस्कस किया था, सिंपल वर्सेस कंपोजिट। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो है, कल हमने कुछ थ्योरम्स लिखाए थे जिसमें वो दिखाया था, मतलब डिफरेंट नॉर्मल के लिए किस केस में क्या क्रिटिकल रीजन होगा, है ना। और अगर मैं आगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है। तो है ना, एक तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, एक होता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना। ये है। अब दोनों डिफरेंस क्या है ना। एक है मोस्ट पावरफुल, एक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है फॉर ऑल थीटा, तो यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया कि फॉर एनी थीटा। और यहाँ मोस्ट पावरफुल है फॉर अ पर्टिकुलर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए एच नॉट है हमारे पास, कॉमन क्रिटिकल रीजन मान लो। सो यहाँ पे एच नॉट है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, और एच वन है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन, है ना। तो हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। टेस्ट एंड क्रिटिकल रीजन सेम ही चीज़ है, मतलब टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इस क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल रीजन इज डिस्क्राइब्ड बाय इस टेस्ट। तो टेस्ट बोलो या क्रिटिकल रीजन बोलो, बात बराबर है। जैसे मैं लिख रहा हूँ मोस्ट पावरफुल टेस्ट, या लिखो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, सेम बात है। क्रिटिकल रीजन है ना। सो ये है। ऐसे यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा कि कोई क्रिटिकल रीजन, मान लो मैं क्रिटिकल रीजन C1 लिख देता हूँ। क्रिटिकल रीजन में डिफाइन किया था पहले, है ना। तो जो क्रिटिकल रीजन का डेफिनेशन था कि जैसे सेट C is called critical region if and only if reject H naught if vector x belongs to C, यही था। या दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि C is a set of x, x वैक्टर है यहाँ पे, है ना। तो set of x such that we reject H naught। जो x कहाँ पे होगा, Rn में होगा। सैंपल साइज n है, सो दिस विल बी इन Rn। तो x1 x2 xn मेरे पास सैंपल साइज है, तो x, ये x जो वेक्टर है, सो दिस बिलोंग्स टू Rn। तो यहाँ होता है रिजेक्ट H नॉट इफ, है ना, अंडर दिस कंडीशन सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच वी रिजेक्ट H नॉट। या तो ऐसा कह सकते हो, या लिखना चाहो तो ऐसा समझ सकते हैं, या सिंपली ये तुम छोड़ भी सकते हो। तो मतलब ये है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वी रिजेक्ट H नॉट। तो ये क्रिटिकल रीजन सिंपल है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि जैसे कोई क्रिटिकल रीजन है, जैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई पॉइंट, मान लो x1 है या कोई नंबर है C या a, स्मॉल a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो कैसे लिखते हैं उसको कि जो एफ ए होगा दैट इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि ए इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो सेम यहाँ पे है। मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब, देखो क्रिटिकल रीजन कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी है, बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें से वो क्रिटिकल रीजन जिसका पावर हाईएस्ट होगा वो हमारा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है ना। तो ये पावर का फॉर्मूला सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल रीजन, मान लो अभी के लिए C1 बोल देता हूं, है ना। दिस इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन फॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, जो कि होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, ठीक है ना।
फॉर द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यहाँ पे है, सो इफ एंड ओनली इफ, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, हम लोग कैसे डिफाइन किए थे पावर, कोई बताओ, याद है? पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 1 minus type 2 error. 1 माइनस टाइप 2 एरर, हाँ, और उसको और एक्सपेंड करके बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? टाइप 2 एरर क्या है, मतलब क्या होता है, कल लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज करेक्ट, है ना? सो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू c1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, एक तो ये पावर है, तो ये रिजेक्शन रीजन है हमारा, है ना? एंड एक होगा प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू c व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। अब यहाँ समझना क्या है, c1 और c अलग अलग क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना? सो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो हमने h1 में से एक पॉइंट चूज किया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से, यहाँ पे रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज करेक्ट। तो डिफरेंस क्या है, c1 एक क्रिटिकल रीजन है, c भी कोई आर्बिट्री क्रिटिकल रीजन है, मतलब एक टेस्ट के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली मेनी क्रिटिकल रीजन हो सकता है, जिस क्रिटिकल रीजन का पावर हाईएस्ट है वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो वही मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, देखो तो ये क्या होगा, ये है पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन c1, और ये जो लिख रहा हूं दिस इज पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन c। तो यहां पे है कि c1 क्रिटिकल रीजन का जो पावर है वो ज्यादा होगा c क्रिटिकल रीजन से, चाहे c कोई भी क्रिटिकल रीजन। तो यहां पे क्या लिखना चाह रहा हूं, सो फॉर ऑल, ये फॉर एनी क्रिटिकल रीजन c, है ना? मतलब c1 एक पर्टिकुलर क्रिटिकल रीजन है जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, ना? शॉर्ट में एमपी टेस्ट भी बोलते हैं, मोस्ट पावरफुल शॉर्ट में एमपी लिखा होगा, एमपी यूएमपी टेस्ट। तो दिस c1 क्रिटिकल रीजन इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन अगर c1 की जो पावर है दैट विल बी मोर देन पावर ऑफ एनी अदर क्रिटिकल रीजन। तो ये सिंपल ये डेफिनेशन है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन का, और ये पर्टिकुलर एक थीटा के लिए बात कर रहा है इसलिए मोस्ट पावरफुल, है ना? तो ये पूरे ऑल्टरनेटिव के लिए बात नहीं कर रहा है, ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इस डेफिनेशन में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो देखो। तो ये तो हो गया मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल। जैसे एग्जांपल अगर मैं, चलो पहले यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल की बात करता हूँ ना, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये सिंपल भी हो सकता है, ये कंपोजिट भी हो सकता है। तो अगर सिंपल है तो इसमें एक ही सिंपल का डेफिनेशन में देखा था कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें थीटा स्पेसिफाइड हो, थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, है ना? तो अगर थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक ही वैल्यू गिवन है तो वो तो ऑब्वियसली फिर, है ना, बाद में हम पढ़ेंगे नीमन पियर्सन लेमा, तो वो कहता है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूएमपी होगी। बाकी क्रिटिकल रीजन कुछ भी हो सकता है, मान लो एग्जांपल के लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के साइज अल्फा का क्रिटिकल रीजन आया x बार मोर देन 2, एग्जांपल के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाया, साइज मान लो 5% है, तो वो अप्लाई करके हमारा क्रिटिकल रीजन आया x बार मोर देन 2, तो ये क्रिटिकल रीजन है यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कैसा, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या था, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन, है ना, लेस देन इक्वल टू के। तो उससे मान लो ये निकल के आया। अब जैसे एक्स बार मोर देन 2 एक क्रिटिकल रीजन है, अब ऐसा तुम बहुत सारे क्रिटिकल रीजन बना सकते हो। एक क्रिटिकल रीजन हो सकता है एक्स बार लेस देन इक्वल टू 2, एक्स बार मोर देन 3, एक्स बार मोर देन 1, एक्स बार मोर देन 0, मतलब 2 की जगह कुछ और रख लो, कोई और भी नंबर, 2 की जगह कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। तो डिफरेंट क्रिटिकल रीजंस मिल जाएंगे ना। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आगे नीमन पियर्सन लेमा, जो कि सिलेबस में भी है, उस थ्योरम ये कहता है कि जो भी तुम्हारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन मिल रहा है ना, ये यूनिफॉर्मली, मतलब ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा, मतलब इसका पावर हाईएस्ट होगा कंपेयर टू एनी अदर क्रिटिकल रीजन। कोई और क्रिटिकल रीजन लोगे तो उसका पावर कम आएगा। तुम्हें ऐसे अलग कुछ करना नहीं है, थ्योरम से ही काम हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन समझना है। तो मैं बोल रहा हूं ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, क्यों? क्योंकि इसके अलावा अगर हम कोई और क्रिटिकल रीजन लेंगे ना तो उसका पावर इससे कम आएगी, तो इसीलिए मोस्ट पावरफुल है। तो आगे क्या होगा, जैसे अभी मैं डिफाइन कर देता हूं, ये तो क्रिटिकल रीजन था। अगला है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, है ना, ये टेस्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना, जिसको शॉर्ट में यूएमपी टेस्ट लिखा रहता है, और पिछला जो था एमपी टेस्ट था, मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ये है यूएमपी, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये भी सिमिलर है। डिफरेंस क्या आएगा,
जैसे अगर 11-12 वाला थोड़ा बहुत याद हो तुम्हें, जैसे है ना होता है लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा, तो वही चक्कर कुछ यहाँ पे है। लोकल में क्या होता है, नेबरहुड में सिर्फ बात करते हैं, और ग्लोबल में क्या पूरे डोमेन में बात करते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखा था, जैसे ये लिखते हैं ना, एफ ए इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ ए जो है पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है, मतलब पूरे डोमेन पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमा अगर तुम लोगों को याद हो क्या करते थे, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए, सो ए माइनस एप्साइलॉन ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। तो ये लोकल था, तो सिर्फ ए के नेबरहुड में। तो जैसे पिछला जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, उसमें ऑल्टरनेटिव में सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक फिक्स थीटा के लिए तुम्हें मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिल सकता है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कोई भी थीटा ले लो, उसके लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन अगर मिलती है जिसका पावर हाईएस्ट है, तो वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। तो जैसे मैं लिखूं, अगर टेस्ट हमारा वही है, एच नॉट इज थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, और एच वन है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन। फिर मैं लिखूंगा अ क्रिटिकल रीजन C1 इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। क्रिटिकल रीजन या टेस्ट है ना, तो मैं क्रिटिकल रीजन लिख देता हूं। इफ एंड ओनली इफ ऐसा होगा, फिर से पावर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू C1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है ना। तो यहां पे होगा व्हेन H1 इज ट्रू, तो मान लो ऐसा लिखता हूं, गिवन थीटा इज इक्वल टू समथिंग लिख लो, अभी थीटा 1 लिख दिया है ना। और यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी। अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें लगेगा दोनों डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने। सो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, और दिस, सो ये पावर ज़्यादा होगी फॉर ऑल थीटा 1 बिलोंग्स टू बिग थीटा 1। ये डिफरेंस है, यहाँ फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने पर्टिकुलर थीटा 1 की बात किया था। यहाँ पे कोई थीटा 1 फिक्स्ड है, इट्स नॉट फॉर ऑल, है ना। ये यहाँ पे जो लिखा हमने कि यहाँ पे जो है थीटा 1 एक फिक्स्ड नंबर है, तो मतलब ऑल्टरनेटिव में किसी फिक्स्ड थीटा के वैल्यू के लिए हम लोग मोस्ट पावरफुल टेस्ट की बात करते हैं। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्या है, फॉर एनी थीटा इन द ऑल्टरनेटिव, और उसके लिए एक ही कॉमन क्रिटिकल रीजन होगा। यहाँ हो सकता है कि हमने H1 में ये जो बिग थीटा 1 में थीटा 1 लिया तो अलग क्रिटिकल रीजन मिला, अगर मैं दूसरा पॉइंट लूंगा दूसरा क्रिटिकल रीजन आ सकता है। तो डिफरेंट थीटा के लिए हो सकता है ऑल्टरनेटिव में डिफरेंट क्रिटिकल रीजन मिले, तो वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होने के लिए अल्टरनेटिव में कोई भी थीटा लूंगा कॉमन क्रिटिकल रीजन आने चाहिए। सो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है, यहाँ फॉर ऑल नहीं लिखा थीटा हमने, है ना, वहाँ फिक्स थीटा के लिए लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल थीटा दिस एंड फॉर ऑल या फॉर एनी क्रिटिकल रीजन C, है ना। सो फॉर एनी क्रिटिकल रीजन यहाँ पे आ जाएगा C। ये है ना। सो सिंपल डेफिनेशन वही है, बस डिफरेंस इतना डिफरेंस है बस। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पावरफुल में डिफरेंस क्या है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए एग्जिस्ट करेगी, और अगर हर थीटा के लिए एक ही क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल है तो फिर वही यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल हो जाएगी, ठीक है ना। सो वैसा है। अब ये कैसे डिसाइड करना है, देखो, तो ऐसे मैनुअली चेक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्योंकि एक टेस्ट में हजारों लाखों करोड़ों या इन्फिनाइट क्रिटिकल रीजन हो सकता है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे एक एक क्रिटिकल रीजन का पावर निकालेंगे, फिर तो मरते दम तक नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो बताता है कि कौन सा टेस्ट पावरफुल है कौन सा पावरफुल नहीं है ना। तो उसके लिए एक टेस्ट आता है, एक थ्योरम है ना, नीमन पियर्सन लेमा। तो नीमन पियर्सन लेमा, स्पेलिंग ठीक लिखा है। सो सर नीमन पियर्सन लेमा जी। सर मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा इन द सेंस जी, शेयर करने के हिसाब से। हाँ, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ऑल्टरनेटिव में कोई भी थीटा लेंगे तो एक सिंगल क्रिटिकल रीजन होगी जो मोस्ट पावरफुल होगी। हाँ वैसा, मतलब उसका पावर हाईएस्ट रहेगा, हर थीटा के लिए एक ही क्रिटिकल रीजन कॉमन रहेगा।
जैसे कल के जो थ्योरम्स हमने लिखाए थे, कल जो भी थ्योरम्स लिखाया था क्लास में, तो जितने ही मैंने क्रिटिकल रीजन लिखे थे ना, वो सब मोस्ट पावरफुल, इवन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, चारों केस में मैंने 2 थ्योरम लिखाए थे, 4 केस, इस थ्योरम के 4 पार्ट थे। तो उसमें जितने भी क्रिटिकल रीजन मैंने कल लिखा था, ईच क्रिटिकल रीजन जो है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, उसका एक रिजल्ट आगे आएगा, ऐसा क्यों है ना, हमारे पास क्रिटिकल रीजन लिखा दिया, वो मोस्ट पावरफुल क्यों है। तो एक तो यहाँ से पता चल जाएगा, आगे एक और है कार्लिन रूबिन थ्योरम, तो उससे ये सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए कहता है ना, न्यूमैन पियर्सन लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट देता है। आगे कार्लिन रूबिन थ्योरम एक और आता है जो सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए आपको यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन बताएगा। तो जैसे ये क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एच नॉट है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट h1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, है ना। तो सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है ना, एच नॉट भी सिंपल है, सिंपल मतलब थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हाइपोथेसिस में है, तो थीटा नॉट थीटा 1 कोई फिक्स रियल नंबर होगा। तो हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या कहता है कि जो क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन्ड बाय लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, LRT लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पहले क्लास में ही कराया था। तो क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन्ड बाय लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ये एक थ्योरम था लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, है ना, क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए। तो ये कहता है, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन्ड बाय लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज, अब देखो जैसे मैंने कहा है कि ऑल्टरनेटिव में यहाँ एक ही वैल्यू है, ऑल्टरनेटिव सिंपल है, तो थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में एक ही थीटा है जो कि थीटा 1 है, थीटा 1 कोई फिक्स नंबर है। तो अब जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो उसको तुम पावरफुल बोलो या मोस्ट पावरफुल बोलो, सेम ही बात, मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल बोलो या सिर्फ पावरफुल बोलो, है सेम ही चीज, क्योंकि यहाँ पे एक ही थीटा है। तो सिंगल थीटा के लिए, या मैं बोलूंगी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो ऑल्टरनेट में तो एक ही वैल्यू है ना, तो अगर वो पावरफुल होगी तो मोस्ट पावरफुल भी होगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की 2-4 वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ थीटा के मान लो 3-4 वैल्यू होती पॉसिबिलिटीज, तो ईच थीटा के लिए हो सकता था अलग अलग मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आएगा। और अगर ईच थीटा के लिए एक ही क्रिटिकल रीजन है जो मोस्ट पावरफुल है हर थीटा के लिए, तो वो क्रिटिकल रीजन फिर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगी, ऐसा है। जैसे आगे अभी समझ आएगा, तो एक लिखता हूं मैं। अच्छा अच्छा, कल वाले जो थ्योरम लिखाए थे ना, अच्छा मैंने भी बोला चारों यूएमपी होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा, मैं बताता हूँ अभी क्यों, है ना, एक बार देखते हैं। सो मैं लिखूंगा दोबारा वो थ्योरम कल वाला थ्योरम फिर से लिख के फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों यूएमपी है क्यों यूएमपी नहीं है। तो क्रिटिकल रीजन ऑब्टेन्ड बाय LRT टेस्ट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज, या तो मोस्ट पावरफुल लिखो, है ना, क्रिटिकल रीजन, ये थ्योरम कहता है, या यूएमपी लिखना चाहो यूएमपी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज, ये जो क्रिटिकल रीजन कल हमने लिखा था कि मान लो ये जो सेट है, लेट्स से जैसे मैं C1 लिख रहा था, तो x सच दैट likelihood function under h0 upon likelihood function under h1 less than equal to k for some k is positive, यही है, दिस इज द क्रिटिकल रीजन थ्रू लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, है ना। तो ये है क्रिटिकल रीजन थ्रू लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। और यहां पे क्या होगा, सो दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल या जस्ट मोस्ट पावरफुल, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही वैल्यू है। तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, है ना, फॉर टेस्टिंग, इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, एच नॉट व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट h1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है ना। तो सिंपल वर्ड से सिंपल के लिए कहता है कि इसको सॉल्व करके जो भी क्रिटिकल रीजन आपको मिल रहा है वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। तो ये तो थ्योरम हो गया। इस पे एक एग्जांपल देखो, जैसे कल हमने जो थ्योरम का पहला स्टेटमेंट लिखाया था, मतलब जो थ्योरम था, मैं रिपीट करता हूं उसको। तो हमने कल जो थ्योरम लिखे थे कि हमने कहा x1 x2 xn, दिस इज IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, वेयर म्यू क्या है, अननोन है, म्यू इज अननोन
एन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, सिग्मा स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना। तो जो पहला पार्ट था हमारे पास कि लाइक एच नॉट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट एच वन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू वन, म्यू नॉट एंड म्यू वन आर फिक्स रियल नंबर लाइक 0 1, जैसे मान लो यहाँ म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 1, इस तरह का हम लोग टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे जो क्रिटिकल रीजन आएगी क्या आई थी, याद होगा कल आपको, तो हमने दो केसेस था हमारा, रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक है एक्स बार मोर देन सी, है ना, कब, ये तब है। तो दो केसेस हैं। इस वाले में क्या होता है कि जैसे पहला केस अगर मेरे पास है कि, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सो व्हेन जो म्यू वन है हमारे पास, म्यू वन मोर देन म्यू नॉट, तो ये क्रिटिकल रीजन आता है। दूसरे केस में व्हेन म्यू वन लेस देन म्यू नॉट, तो क्रिटिकल रीजन आता है रिजेक्ट एच नॉट। और इसका प्रूफ आप में से कल कुछ लोगों ने लिखा भी था, है ना। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बार लेस देन सी, यही था। तो ये कह रहा है कि ये जो क्रिटिकल रीजन है ना, अगर फिक्स साइज फिक्स कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज अल्फा के लिए टेस्ट लिखा था, इसी पॉइंट को अगर मैं रिपीट करूं साइज अल्फा के लिए, तो कुछ ऐसा बना था, है ना। तो यही वाली टेस्ट जो है ना, या अलग लिखने के बजाय इसको मैं स्पेस दे देता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा कि साइज अल्फा क्रिटिकल रीजन, तो उसमें कुछ नहीं है, देखो इसको रिड्यूस करना है साइज अल्फा में, तो मैं जो प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आया था। तो जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है एक्स बार मोर देन सी, तो मुझे क्या करना है, मुझे बता रखा है साइज अल्फा है, तो साइज अल्फा है, तो साइज का डेफिनेशन बताओ, कोई क्या फॉर्मूला है साइज का, याद है किसी को? साइज ऑफ द टेस्ट फॉर्मूला क्या है? किसी को भी याद नहीं है? So reject H naught when H naught is true. ठीक है, तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक, तो यहां से मुझे देखो ये जो C है ना, ये कांस्टेंट है, अभी आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन अगर साइज टेस्ट का फिक्स है तो उस साइज फिक्स साइज के लिए C की कोई यूनिक वैल्यू आएगी, वो हमें निकालना होता है अल्फा के टर्म में, जैसे मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूं, है ना। पहले के लिए वही दूसरे थ्योरम में यही चीज मैंने लिखाया था, वही कल वाले थ्योरम्स को ही रिपीट कर रहा हूं। तो वहां पे आपको याद होगा मैंने क्रिटिकल रीजन लिखा है, तो वो मैं प्रूफ कर रहा हूं कैसे आता है। सो यहाँ पे अल्फा है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है एक्स बार, अभी लिखा मैंने मोर देन सी व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो म्यू को म्यू नॉट रखना है। अब क्या होता है, इसको मुझे जब भी नॉर्मल में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा तो इसका मीन घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आ गया। और ये जो क्वांटिटी है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगी। तो अब ये कुछ ऐसा है, दिस इज नाउ z मोर देन c माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, है ना। तो इसको समहाउ हम लोग ब्रेक करेंगे तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू, अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट था, c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको तुम हटा के एक नया नाम रख सकते हो कुछ, है ना, c1 c2 k समथिंग, तो उस तरीके से। तो होगा क्या, ये वाला कन्वर्जन z मोर देन c माइनस म्यू अपॉन, मतलब वो z एक्चुअली क्रिटिकल नहीं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन z है, ठीक है ना, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन z है। z क्या होता है, नॉर्मल 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो मतलब कहने मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया। तो यहां से बनेगा क्या, c माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, एंड यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट था। अच्छा, तो म्यू नॉट यूज कर लो यहाँ पे, तो ये म्यू नॉट आ जाएगा क्योंकि म्यू को म्यू नॉट रखना है। अब बताओ ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो तुम लोग, आइडिया है? तो कल मैंने एक नोटेशन बताए थे आप लोगों को, जैसे ये z अल्फा एक नंबर है ना, तो z अल्फा इज अ रियल नंबर ऑन एक्स एक्सिस इन द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। कुछ बुक में तुम देखोगे
CDF अल्फा लेता है तो वो नोटेशन डिफाइंड रहता है। तो जनरली मैं जो नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ एग्जाम में वही पूछूंगा। तो ये है ना। कुछ बुक में तुम ऐसा देख सकते हो कि जेड अल्फा में इधर अल्फा लेता है, इधर 1 माइनस अल्फा लेता है। तो ये ऑथर के नोटेशन पे डिपेंड करता है। सो अभी बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो हमें एक्चुअली सी निकालना था, या कुछ नया नाम दे दो, है ना। तो वैसा यहाँ से अगर तुम कंपेयर, इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा भी सकते हैं ना। सो दिस अल्फा इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी z मोर देन, यहाँ पे है ना, सम नंबर। अब ये क्या नंबर लोगे तुम्हें देखना है ना, व्हाट नंबर यू वांट टू कंसीडर। सो देखो, तो यहाँ से मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग मोर देन z अल्फा, ये कितना होगा नोटेशन के हिसाब से अगर समझ आ रहा है तो। इसका काम हो गया, इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया तो हटा देते हैं। ये बताओ ये माइनस अल्फा। नहीं मोर देन लिखा ना, लेस देन थोड़ी है, अच्छा तो अल्फा है ना। यहाँ पे जेड अल्फा एक नंबर एक्स एक्सिस पे, तो पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल के पीडीएफ में अल्फा के आगे एरिया अंडर द पीडीएफ, एरिया अंडर द पीडीएफ इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। सो ये प्रोबेबिलिटी आएगी ये वाली एरिया, दिस एरिया इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। सो ये एरिया कितनी होगी, जैसे मैंने कहा अल्फा है, इधर तो अल्फा है, सो दिस इज अल्फा, तो ये अल्फा होगी। मतलब जस्ट कंपेयर कर लो इसके साथ, कहने का मतलब ये है। तो ये जो नंबर है ना ये अल्फा हो जाएगा, दिस नंबर नॉट अल्फा, जेड अल्फा हो जाएगा। तो इस नंबर को हटा के तुम जेड अल्फा रख सकते हो। तो यहाँ से मुझे यही चाहिए था। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो हमारे पास नंबर है ना इसको हम रख सकते हैं। तो ये है ना, ये तो बस समझाने के लिए था, इसको हटा दो। तो नाउ इट इज, ये जो नंबर है ना इसको जेड अल्फा लेना पड़ेगा, और ये अल्फा क्या है, जो भी गिवन होगा 5% 10% जो भी होगा उसको यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये नंबर है ना, ये जो c माइनस म्यू नॉट अपॉन जेड बाई रूट एन है, दिस इज इक्वल टू जेड अल्फा। तो कहने का मतलब मेरा अब क्रिटिकल रीजन जो आ गया ना वो ये आ गया, x बार माइनस म्यू नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने म्यू नॉट अंडर एच नॉट यूज किया ना। तो ये जो z था एक्चुअली गिवन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो गिवन म्यू इज म्यू नॉट, तो यहाँ तुम चाहो तो म्यू नॉट रख दो पहले ही, क्योंकि गिवन है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। सो दिस अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन जेड अल्फा, दिस इज अ क्रिटिकल रीजन। अगर आपको याद हो कल के थ्योरम में, देखो मैंने दूसरे वाले थ्योरम में यही क्रिटिकल रीजन यूज किया होगा। सो क्या किया हमने, जस्ट इस वाले नंबर को हटा के जेड अल्फा रख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये नंबर, ये प्रोबेबिलिटी अल्फा तभी आएगी जब इसको जेड अल्फा होना पड़ेगा एज पर दिस नोटेशन, है ना। सो जेड मोर देन सम नंबर इज अल्फा, सो दैट नंबर हैज टू बी जेड अल्फा, इस फॉर्मूले से। तो इसको जेड अल्फा होना पड़ेगा, तो ये नंबर को जेड अल्फा होना पड़ेगा, तो इसको हटा के मैंने जेड अल्फा रख दिया। तो ये मेरा अब क्रिटिकल रीजन आ गया। ये मैंने कल लिखा होगा, तो यहाँ पे ये लिखा होगा x बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन, तो यहाँ बचेगा c माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन, और प्रोबेबिलिटी अल्फा होनी चाहिए। तो वैसा तभी हो सकता है जब ये जेड अल्फा होगा, ठीक है। तो ये साइज अल्फा का क्रिटिकल रीजन है। अब ये जो c था एक्चुअली ये आर्बिट्री कांस्टेंट था, अब ये फिक्स हो गया यहाँ पे, ये है ना सिंप्लीफाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट प्लस जेड अल्फा सिग्मा बाई रूट एन, अगर वैसा लाना चाहोगे तो। सिमिलरली इसी तरीके से इसको प्रूव करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइज अल्फा क्रिटिकल रीजन जो है यहाँ पे बनेगा x बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन। अब जैसे ये मोर देन जेड अल्फा है, अब यहाँ पे तो ये लेस देन है, तो तुम्हें ऐसा नोटेशन लेना होगा कि उस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा हो। तो ऐसा कब होगा, उस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना। तो यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे एक नंबर है माइनस जेड अल्फा, तो इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है मेरे नोटेशन के हिसाब से। तो यहाँ होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड नॉर्मल लेस देन माइनस जेड अल्फा इज अल्फा। तो यहाँ पे अगर इस वाले क्रिटिकल रीजन को मैं ब्रेक करूंगा ना, तो ये क्या बनेगी, x बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन। और ये क्यों कर रहे हैं म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल लाने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में वो तुम्हें याद होगा 5 वैल्यूज होती हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल क्यों होता है, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इस वाले क्रिटिकल रीजन को लिखता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्या आएगा, मोर देन c माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन, और ये नंबर हैज टू बी माइनस जेड अल्फा। क्यों, ताकि
इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा आ जाए, इसीलिए, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा आ जाए, सो वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, इसका क्रिटिकल रीजन जो आएगा लेस देन माइनस जेड अल्फा। सो ये मैंने कल दूसरे थ्योरम में ये स्टेटमेंट लिखाया होगा आपको, ठीक है ना। तो दोनों थ्योरम यहाँ पे कंबाइन हो गया। अब कंक्लूजन ये है कि दिस टेस्ट इज सिंपल वर्सेस सिंपल, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सिंपल वर्सेस सिंपल था। तो ये जो क्रिटिकल रीजन मिला है ना, दिस क्रिटिकल रीजन्स आर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। क्यों है? नीमन पियर्सन लेमा से। ऐसे का प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ चूंकि मैं यहाँ करा नहीं रहा हूँ तो प्रूफ देख सकते हैं कि क्यों है। बुक में प्रूफ हालांकि है, लेकिन अब स्किप कर रहा हूँ मैं अभी के लिए क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो सो यहाँ पे क्या आएगा? सो ये जो क्रिटिकल रीजन्स है, दीज क्रिटिकल रीजन्स आर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन्स बाय नीमन पियर्सन लेमा। सो ये क्रिटिकल रीजन हुआ या ये हुआ, ये क्रिटिकल रीजन है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन ये है। सो दीज क्रिटिकल रीजन्स आर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। इसके अलावा कोई और क्रिटिकल रीजन कंसीडर करोगे तो उसकी पावर कम होगी देन दिस। अब इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम का ऑलरेडी प्रूफ है, तो वो तुम देख सकते हो बुक में, वीके रोहित की या बाकी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्रिटिकल रीजन है ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है यहाँ पे, वो ये थ्योरम कहता है नीमन पियर्सन लेमा कि जो भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ये आता है। तुम अगर इसको सॉल्व करोगे, कल लोगों ने सॉल्व किया भी था, तुम अगर है ना म्यू नॉट अपॉन एल म्यू वन लेस देन इक्वल टू के करोगे तो ये सॉल्व होके यही बन के आएगा। कब? जब तुम कंसिडर करोगे म्यू वन मोर देन म्यू नॉट। कल हमने डिस्कस किया था कि क्यों ऐसा आता है ना। तो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा इस वाले केस में, ये आएगा इस वाले केस में, ठीक है। तो ये तो हो गया पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। जैसे मैं अब दूसरा याद दिलाता हूं जो कल थ्योरम लिखे थे। सो हमने कहा था कि दूसरे वाले केस में जब एच नॉट है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अगेंस्ट एच वन है म्यू मोर देन म्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसमें क्रिटिकल रीजन क्या बना था? सो इसमें जो क्रिटिकल रीजन है हमने लिखा था कि रिजेक्ट एच नॉट। याद है किसी को? बताओ जिन लोगों को याद है, क्या था कल क्रिटिकल रीजन इसका? कोई बताओ। X bar greater than equal to C. एक्सोर्डेंसी, इक्वलिटी तो यहाँ भी था, मैंने इक्वलिटी शायद छोड़ दिया यहाँ पे ना। यहाँ भी इक्वलिटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ भी इक्वलिटी लगाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस में। नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि है ना दोनों डिजॉइंट होते हैं, एच नॉट एच वन दोनों डिजॉइंट होता है। तो यहाँ से आ जाएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन सी, मोर देन इक्वल टू सी। इसी को अगेन तुम सेम लॉजिक से जस्टिफाई करोगे तो साइज अल्फा क्रिटिकल रीजन जो आएगा, जैसे मैंने पीछे बार किया ना, तो एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट 10, तो ये जेड हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल में स्टैंडर्ड नॉर्मल शुड बी मोर देन, फिर वही सी माइनस म्यू नॉट अपॉन दिस। साइज होता है कि प्रोजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो उससे ब्रेक करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा सी माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट 10, अगेन इट हैज़ टू बी जेड अल्फा। तो इसको हटा के मैं सीधा सीधा जेड अल्फा भी लिख देता हूँ। अब ये जेड अल्फा क्या है? जेड अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, तुम्हें बता रखा है जेड अल्फा एक नंबर है एक्स एक्सिस पे, है ना। जैसे तो ये अल्फा है और ये 1 माइनस अल्फा। तो मैं सोच अल्फा अगर 5% है तो ये जेड 0.05 है, तो ये आई थिंक जो नंबर आता है वो आई थिंक 1.96 या 1.62 ऐसा कुछ आता है, जो कि मैं एग्जाम में दे दूंगा, टेबल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉग टेबल या स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, तो यहाँ से आ जाएगा यह जेड अल्फा। अब चूंकि यहाँ पे नीमन पियर्सन लेमा काम नहीं करेगा, नीमन पियर्सन लेमा सेज सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, यहाँ तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो अभी आप नहीं बोल सकते कि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है यूजिंग नीमन पियर्सन लेमा, क्योंकि नीमन पियर्सन लेमा यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो तो सिंपल वर्सेस सिंपल कहते हैं, सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो इसका दूसरा तरीका है इसका, है ना। तो अभी के लिए ये है,
अब कैसे इसको चेक करेंगे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है कि नहीं है? पहली बात ये तुम्हें ड्राइव करना आता है यूनिफॉर्मली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से इसको प्रूव कर सकते हो? ये आएगा, इसमें कैसे प्रूव करते हैं याद है? तो इसमें ये वाला अप्रोच यूज होगा, मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट। तो एच नॉट में तो जस्ट एक ही वैल्यू है, अगर तुम्हें याद हो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट, सो म्यू बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अपॉन मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू होल पैरामीटर स्पेस। यहाँ मैंने फिक्स नहीं किया, लेवल नहीं किया, सो होल पैरामीटर स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। सो है ना, यहाँ पे दोनों का यूनियन है, ये जो हम पैरामीटर स्पेस लिखते हैं यूनियन है। तो मेनली दिस इज लेस देन इक्वल टू के। तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए ये अप्लाई करना पड़ता है। और बताओ पैरामीटर स्पेस में किस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है? पैरामीटर स्पेस में थीटा के किस वैल्यू के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम आती है? व्हाट इज दैट नंबर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन? एमएलई है ना, तो उसी को एमएलई बोलते हैं। एमएलई का डेफिनेशन यही है कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेस लाइक्लीहुड फंक्शन। तो डिनोमिनेटर वही कह रहा है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करे, वैसा थीटा यहाँ लिख दिया मैंने, म्यू कर देता हूँ, सो म्यू है। सो कहने का मतलब ये है, तो इसमें तो सिंपल एक ही पॉइंट है तुम्हारे पास, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन। अब मुझे बताओ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू का एमएलई क्या आता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू का एमएलई क्या होगा? सैंपल मीन एक्स बार है ना। तो ये एक्स बार आएगा। तो जैसे आपने कल प्रूव किया फर्स्ट पार्ट के लिए, कई लोगों ने प्रूव किया था ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ सिंपल वर्सेस सिंपल था ना, तो यहाँ तुम क्या करते हो, म्यू नॉट म्यू वन रख देते हो। उसकी वजह यहाँ म्यू नॉट है और यहाँ म्यू वन है। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, ये क्वेश्चन तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो इसका प्रूफ लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एल म्यू नॉट अपॉन एल एक्स बार लेस देन इक्वल टू के। और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो पता ही आपको क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन पे लिखना आता है तुम्हें, उसमें म्यू को हटा के म्यू नॉट रखो। डिनोमिनेटर में भी लाइक्लीहुड फंक्शन ही लिखना है, लेकिन म्यू के प्लेस पे एक्स बार लिखना है। फिर रेशियो को सिंप्लीफाई करके है ना, मैनिपुलेट करके समहाउ सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी एट द एंड ये आएगा फॉर सम सी है ना, वो तो मैनिपुलेट करके सी ले आओगे। तो ये प्रूफ बता रहा हूं कि इसका क्रिटिकल रीजन कैसे आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली है ना, तो यहां पे सिंपल वर्सेस कंपोजिट में आपको इस तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। अगर क्रिटिकल रीजन नहीं दिया आपको फाइंड करना पड़ा तो, नॉट इन नॉर्मल ओनली, किसी में भी ये इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कैसे आएगा। अब क्वेश्चन है इसको कैसे चेक करे कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है कि नहीं है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, जो कि मुझे लगता है अब आगे डिस्कस करना चाहिए है ना। तो एक वर्ड आता है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में भी है ना, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। ये मॉड्यूल 5 यहाँ से स्टार्ट होता है, मॉड्यूल 4 में ऑलमोस्ट ठीक है जो होगा डिस्कस कर लिया, एक दो टॉपिक रह गया, अनबायस्ड टेस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो एक तो ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, ये क्या है, फिर वही अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है हाँ ये तो मॉड्यूल 4 में अराउंड एक टॉपिक ही बचा है और हो ही गया। मेन क्वेश्चंस कराने, क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं करवा पा रहा हूँ अभी, थ्योरी हो रहा है। और इसमें है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं एंड ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही है। तो ये डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तो इसके बाद है ना आएगा कार्लिन रूबिन थ्योरम। तो जैसे नीमन पियर्सन था वैसे कार्लिन रूबिन थ्योरम है, वो ये बताता है कि कब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा सिंपल वर्सेस कंपोजिट। तो मुझे लगता है 2-3 क्लास में हो जाएगा ये, मतलब 1-2 क्लास थ्योरी 1 क्लास प्रॉब्लम लगा लो, तभी तो इतना टाइम है हमारे पास। तो आज तो 1 घंटे की क्लास थी ना, आज यहीं स्टॉप करते हैं चलो